ये सब कुछ हमेशा अच्छा और आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति से गुजरने के लिए बहुत मजबूत मानसिकता वाले इंसान की जरूरत होती है। ओहायो की महिला जेल के अंदर असल में कैसा माहौल है, जहां 2 लोगों की हत्या की दोषी मैकेंजी शिरिला अपने जीवन के अगले कम से कम 10 साल या शायद उससे भी ज्यादा समय बिताने वाली हैं। हम एक पूर्व कैदी से अंदर की जानकारी ले रहे हैं, जिसमें वे सभी बातें शामिल हैं जिन नियमों को मैकेंजी शिरिला ने तोड़ा है और वे सुविधाएं जो उन्हें जेल के अंदर मिल सकती हैं। साइड बार में स्वागत है। पेशकश लॉ एंड क्राइम। मैं जेसी वेबर हूं। हर कोई स्वनिर्मित सफलता की कहानी पसंद करता है, लेकिन जॉन मॉर्गन कहते हैं कि असल जीवन ऐसा नहीं होता। महान जॉन मॉर्गन। दोस्तों, अपनी नई किताब लाइफ इज लक में मॉर्गन एंड मॉर्गन के संस्थापक सफलता में किस्मत की भूमिका और जब मौका सामने आए तो उसे पहचानने के बारे में खुलकर बात करते हैं। और वो बीज बस किस्मत वाला था। बचपन में अखबार बांटने से लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी इंजरी लॉ फर्म बनाने तक मॉर्गन ने अपने जीवन बदलने वाले पल साझा किए। ये एक कैसे करें किताब है जो जीवन, किस्मत और आखिरकार सफलता को अपनाने का तरीका बताती है। ये कोई और अरबपति की आत्मकथा नहीं है जो घिसे पिटे सलाहों से भरी हो। ये ईमानदार है, सीधी है और इसमें यह सिखाया गया है कि अच्छी और बुरी किस्मत को कैसे कुछ बड़ा बनाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसे पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसकी सराहना करें। Amazon पर लाइफ इज लक अभी खरीदें forthepeople.com/ या forthepeople.com/lifeislluck पर। हम हाल ही में मैकेंजी शिरिला पर काफी चर्चा कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की क्रैश डॉक्यूमेंट्री रिलीज के बाद वे चर्चा में आ गईं, जिससे शिरिला द्वारा जानबूझकर कराए गए हादसे में फिर से लोगों की दिलचस्पी जागी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। जुलाई 2022 में 17 वर्षीय मैकेंजी शिरिला ने स्ट्रॉन्ग्सविल ओहायो में अपनी कार को ईंट की इमारत से टकरा दिया, जिससे कार बर्बाद हो गई और उसमें बैठे उसके बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो 20 और दोस्त डेवियन फ्लैंगन 19 की मौत हो गई। शिरिला चमत्कारिक रूप से बच गईं। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि शायद वह बेहोश हो गई थीं, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था। आज तक वह कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दृश्य देख चुप्पी साध ली। रेडियो, यहाँ अंदर 2 लोग हैं। नॉर्थ माउंटेन वाईफाई कनेक्टेड है। मैं फ्री हूँ दोस्तों। रेडियो 3, हमारे पास 3 लोग हैं। रेडियो, यहाँ 3 लोग हैं। कोई भी होश में नहीं है। कोई भी सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, वो खिड़की तोड़ दो। हे भगवान दोस्त, मेरी आवाज कौन सुन सकता है? यहाँ कौन है? ड्राइवर, ड्राइवर। सांस चल रही है, सांस चल रही है। बेहोश। अरे मैं कॉपी रेडियो, क्या आगे तीनों पर ट्रैक्शन है? इधर आओ। ठीक है, क्या तुम्हें चाकू चाहिए? लो। ये बहुत बुरा है। रुको, वो जिंदा है। हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। शिरीला ने जज के सामने बेंच ट्रायल में भी अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। अभियोजकों ने डॉम के साथ उसके जहरीले रिश्ते की टाइमलाइन और दुर्घटना की पूर्व योजना को उसकी यात्रा से जोड़कर पेश किया। पहले भी टेक्स्ट और सोशल मीडिया पर उसके व्यवहार में पछतावे की कमी दिखी। हादसे के बाद के समय में एक्सीलरेटर और कार से जुड़ा भौतिक सबूत और कैसे उसमें कोई खराबी नहीं थी और कैसे उसका पैर कभी ब्रेक पर नहीं गया। ओहायो के एक जज ने उसे हत्या समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया। सजा सुनाते वक्त जज ने अपने फैसले की वजह भी बताई। संभावना है मैकेंजी कि तुम जिंदगी जेल में ही बिताओगी। वो मेरे ऊपर निर्भर नहीं होगा। वो पैरोल बोर्ड पर निर्भर करेगा और बहुत हद तक वो तुम पर भी निर्भर करेगा। मैं समझती हूँ कि इस कमरे का दर्द चाहता है कि मैं सबसे कड़ी सज़ा सुनाऊँ।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उचित सज़ा होगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैकेंजी 15 साल में बाहर नहीं आएगी। उन्हें दूसरे आरोप यानी डेवियन फ्लैंगविन की हत्या में 15 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा मिलती है। डोमिनिक रूसो की हत्या वाले पहले आरोप में उन्हें 15 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा मिली, जो दूसरी सज़ा के साथ साथ चलेगी और पहले से काटी गई अवधि का लाभ भी मिलेगा। तो शिरिल्ला को ओहायो के मैरीसिविल स्थित ओहायो महिला सुधार गृह भेजा गया, जो 100 साल से भी पहले खुली जेल है और 2000 कैदियों की क्षमता रखती है। और वहीं शिरिल्ला थीं जब उन्होंने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए अपना पहला ऑन कैमरा इंटरव्यू दिया और अपनी जेल की जिंदगी के बारे में उन्होंने कहा, यह हर दिन वाकई बहुत मुश्किल है। मैं हर दिन उठकर अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि जितना अच्छा इंसान बन सकूं बनूं और किसी भी परेशानी से दूर रहूं। एक भी पल ऐसा नहीं जाता जब मैं डॉम और डेवियन को न सोचूं। लेकिन अभी तक मैरीसिविल में उनका छोटा सा समय भी विवादों से खाली नहीं रहा, क्योंकि हमें उनका जेल रिकॉर्ड मिला है, जिससे हमें उस परेशानी की कुछ जानकारी मिलती है जिसके लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं। मई 2024 में शिरीला पर आरोप लगा कि वो गलत समय पर गलत जगह थीं, जिससे उन्हें परेशानी हुई। सुधार अधिकारी ने लिखा, उपरोक्त तारीख को और लगभग रात 11:40 बजे कैदी शिरीला W111780 को दूसरी मंजिल के साझा कक्ष में अपने टैबलेट से बात करते हुए देखा गया। यह दूसरा मामला है जब कैदी शिरीला को डेरू में पाया गया है, जबकि मनोरंजन का समय खत्म हो चुका था। कैदी शिरीला पर 5.6 के तहत गलत जगह होने का आरोप लगा। फॉलोअप रिपोर्ट में शिरीला ने कहा कि उसे नहीं पता था और उसने स्वीकार किया। सुनवाई अधिकारी ने उसे दोषी पाया और मौखिक चेतावनी दी। कुछ ही महीनों बाद एक और आचरण रिपोर्ट दर्ज की गई। उद्धरण, ऊपर दी गई तारीख और अनुमानित समय पर मैं, अधिकारी ब्राइस, अपनी रैंडम बेड सर्च कर रहा था। कैदी शिरीला की तलाशी के दौरान मुझे 2 जोड़ी बदली हुई स्टेट पैंट्स, एक पंखा जिस पर नाम और नंबर काट दिए गए थे और उसी तरफ शिरीला लिखा हुआ था, और 4 नग्न पत्रिका की तस्वीरें मिली। इसके लिए मैं उस पर 12.3 दूसरे कैदी की संपत्ति रखने और 12.7 अवैध वस्तु रखने का आरोप लगाऊंगा। जेल डॉक्टर के अनुसार शिरीला ने कहा कि उनके पास पंखा और पैंट थे, जो क्वार्टर मास्टर को दे दिए गए और उन पर आरोप लगाया गया। शिरीला ने 30 दिनों के लिए कमिश्नरी की सुविधा गंवाई, क्योंकि उन्हें कई बार गलत या बदले हुए कपड़े पहनने पर नोटिस मिला। यह रिपोर्ट अप्रैल 2025 की है। यह इसलिए खास था क्योंकि इसमें लिखा है, उद्धरण, मैंने आईपी शिरीला के पास तब पहुंचा जब वह केस मैनेजर जोन्स के ऑफिस में थीं, ताकि उन्हें वॉशरूम ले जाया जा सके और देखा जा सके कि वह सही तरीके से कपड़े पहने हैं या नहीं। आईपी शिरीला पहले मिस्टर रीम के ऑफिस में थीं और उन्होंने उनसे हुडी मांगी थी, क्योंकि वो निषिद्ध मानी गई थी। आईपी ने कहा कि वह हुडी नहीं दे सकती क्योंकि नीचे सही कपड़े नहीं पहने थीं। मैंने कहा कि मैं उन्हें वॉशरूम ले जा रही हूं ताकि देख सकूं कि वह सही कपड़े पहने हैं और उनकी हुडी ले सकूं। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर उसे मेरे कपड़े पहनने के तरीके से कुछ हो गया तो वह उसकी गलती है। जैसे ही वो मिस जोन्स के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची, उसने मिस जोन्स से कहा कि वो हमारे साथ वॉशरूम चलें, क्योंकि वो सहज महसूस नहीं कर रही थी। आईपी वॉशरूम में पहुंचते ही आईपी शिरीला ने हुडी की चेन खोल दी और उनकी शर्ट खुली थी, जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा पहनी थी। उससे शर्ट के बटन लगाने और हुडी मुझे देने को कहा गया। जब हम वॉशरूम में थे, वह असम्मानजनक थी और ऊंची आवाज में पूछ रही थी कि क्या हमें सिर्फ उसकी बदली जैकेट की चिंता है। कैदी शिरीला के खिलाफ प्रतिबंधित कपड़ों को लेकर कई अनुशासनात्मक रिपोर्टें दर्ज हैं। उसे नई सरकारी यूनिफॉर्म मिली है। उसकी हुडी दोनों तरफ से सिलाई की गई थी और ये शिरीला के शरीर पर काफी टाइट थी। और फिर आपके पास ये है, अगस्त 2025 में एक और घटना हुई थी जिसमें यौन गतिविधि के दावे शामिल थे। आचरण रिपोर्ट में बताया गया कि आईपी ने अपना हाथ आईपी शिरीला की पैंट में नितंबों के पास रखा था। शिरीला ने घटना से इनकार करते हुए कहा, मैंने उसे मुझे छूने नहीं दिया, मेरे पास कोई सेक्स टिकट नहीं था और मैं ऐसा नहीं करता। लॉन्ग क्राइम प्लस ऐप पर शिरीला की अनुशासनहीनता रिपोर्ट और मैकेंजी शिरीला की पूरी केस फाइल उपलब्ध है। हमारे पास पुलिस बॉडी कैमरा, सबूतों की तस्वीरें, रिपोर्ट्स और जेल से फोन कॉल्स हैं। आप जाकर देख सकते हैं। अब
हम जानना चाहते थे कि मैकेंजी शिरिल्ला के लिए इस जेल में असल जिंदगी कैसी है। मुझे ओहायो रिफॉर्मेटरी फॉर विमेन की पूर्व कैदी जेस डेनिसन से मिलने का मौका मिला। क्रैश के नेटफ्लिक्स पर आने के बाद उनके वीडियो वायरल हो गए हैं, क्योंकि वो महिला जेल की जिंदगी के पर्दे के पीछे की बातें बता रही हैं। जेस की कहानी वाकई अनोखी है। उसने बताया कि वह हाई स्कूल में उन्नत विज्ञान व रसायन शास्त्र पढ़ती थी और बाद में ड्रग लत के लिए इनका उपयोग किया। 19 साल की उम्र में उसे अवैध ड्रग्स बनाने पर मैरी सिविल जेल में 3 साल की सजा मिली थी। जल्दी रिहा होने के बाद वो फिर नशे की लत में पड़ गई और वापस चली गई। और उसने हमें बताया कि वो इस जेल में जीईडी के बजाय असली हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल करने वाली पहली महिला थी, जिसे एक ग्रेजुएशन समारोह भी दिया गया था। वो कहती है कि वो 8 साल से नशे से दूर है, जो बड़ी उपलब्धि है। उसका मामला फिर से सुर्खियों में आने के बाद जेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जेल में बिताए समय और सवालों के जवाब दिए। हमें उससे बात करने का मौका मिला। देखिए। ठीक है, अब जेस डेनिसन को बुलाने का समय है। इस बारे में और बात करते हैं। जेस, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में सराहना करता हूं। ताकि सबको पता चले, आप ओहायो रिफॉर्मेटोरी में थीं। आप वहां कितने समय तक रहीं? करीब 7.5 साल 3 अलग अलग बार में, और तब मेरी उम्र बहुत कम थी। साफ कहे तो आपका मैकेंजी शिरिल्ला से कोई संपर्क नहीं था। ये आपके बाद की बात है। नहीं। नहीं, मैं वहां थी जब वो मिडिल स्कूल नहीं पहुंची थी। ठीक है, मैं सच में आपका नजरिया जानना चाहता हूं, ताकि समझ सकूं वहां कैसा माहौल है, उसकी जिंदगी कैसी है। बस सामान्य तौर पर हमें इस सुविधा के बारे में क्या जानना चाहिए, जो हम सिर्फ पढ़कर नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, तो महिलाओं की जेल की मानसिकता में बहुत कुछ शामिल होता है। ये पुरुषों की जेल से काफी अलग होती है। यहाँ उतनी हिंसा नहीं होती। वहां आपको ज्यादा स्कूल जैसी ड्रामा वाली चीजें देखने को मिलती हैं। तो जहां उसे अपने कामों के नतीजों का सामना पुरुषों की तरह हिंसक माहौल में नहीं करना पड़ता, वहीं उसे बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए सीधे सीधे टोक दिया जाता है। जबकि पुरुषों की जेल में उसे इसके लिए कहीं ज्यादा जवाबदेही का सामना करना पड़ता। इसके बजाय वो इस समय बहुत लोकप्रिय लड़की है, दुर्भाग्यवश। और ये दिलचस्प है, क्योंकि आप सोचेंगे कि लोकप्रियता, सेलिब्रिटी का दर्जा। मुझे लगता है कि वो वहां की सबसे मशहूर कैदी है। दूसरी जगहों पर यह खतरा हो सकता है, यहां नहीं। बिल्कुल सही। दुर्भाग्यवश ओहायो रिफॉर्मेटरी फॉर विमेन जैसी महिलाओं की जेल में इससे काफी बदनामी होती है। उसकी लोकप्रियता बढ़ गई है क्योंकि कंपाउंड में सभी अपने घर फोन कर रहे हैं और उनके परिवार उन्हें इस क्रैश डॉक्यूमेंट्री की जानकारी दे रहे हैं। तो हर कोई जानना चाहता है कि वो कौन है, उससे बात करना चाहता है और ये कहने में सक्षम होना चाहता है कि मैं उसके साथ जेल में थी। क्या ओहायो सुधार गृह में डॉक्यूमेंट्री शूटिंग देखना अजीब था? क्या आपने पहले ऐसा कुछ देखा है? हाँ, कुछ बार ऐसा हुआ है। किम कार्दाशियन भी आई थीं और कुछ लड़कियों के साथ उन्हें समय से पहले रिहाई दिलाने के लिए काम किया था। वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाना अजीब नहीं है। अजीब बात यह है कि वे डॉक्यूमेंट्री में किसी को फिल्माकर उसे आम कैदियों के बीच छोड़ देते हैं ताकि सब उससे मिल सकें। ये अलग है। मुझे समझाइए कि ये समस्या क्यों है। इसका नतीजा होगा कि उसके आसपास सब आ जाएंगे, और जबकि वहां उसका असर पहले ही काफी है, ये उसके पास और भी ज्यादा लोगों को ले आएगा, जिससे स्थिति और बढ़ जाएगी। ये कुछ ऐसा है कि वहां आपके पास बहुत ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं होती और आप नहीं चाहते कि महिलाएं एक दूसरे पर ध्यान दें। और वहां की बहुत सी चीजों का मकसद ही महिलाओं का ध्यान भटकाना है, जैसे टैबलेट्स और म्यूजिक। आप नहीं चाहते कि वे एक दूसरे पर फोकस करें। इससे सभी महिलाएं उसी पर ध्यान देंगी। वहां जिंदगी कैसी होती है? मतलब आप उठते हैं, सोते हैं, पूरा दिन कैसा होता है? तो लोग जेल को जैसा समझते हैं वो असल में एडमिशन वाला हिस्सा होता है। ओहायो राज्य की हर महिला पहली बार पहुंचने पर एडमिशन डॉर्म एमसीसी से गुजरती है और उसमें आप 30 से 60 दिन बिताती हैं, पूरी तरह लॉकडाउन में, बिना किसी मूवमेंट के, एक खुले डॉर्म में उन सभी महिलाओं के साथ जो वहां आ रही हैं, जब तक कि आप अपनी सारी मेडिकल औपचारिकताएं पूरी नहीं कर लेती। आपका लेवल मिलता है जो ओहायो में 3 लेवल्स में होता है। सबसे कम हिंसक और कम उम्र की महिलाओं को लेवल 1 दिया जाता है। अगर आप पर हिंसक आरोप हैं या आप बार बार लौटी हैं तो आपको लेवल 2 मिलता है। सबसे घिनौने अपराधों पर लेवल 3 मिलता है। मैकेंजी शिरिला लेवल 2 में है। तो जैसे ही वो एडमिशन डॉर्म से बाहर आती है, वो सामान्य कैदी आबादी में चली जाएगी और उसे सब कुछ, हर चीज की पूरी सुविधा मिल जाएगी।
तो जो सबको लगता है कि उसे जिन हालातों से गुजरना चाहिए, वो उसने सिर्फ पहले 30 दिनों में ही झेला है। अब उसके पास साल में 2 फूड बॉक्स और एक सन्ड्री बॉक्स की पूरी सुविधा है, जिसमें जेल उसे मैगजीन देती है, जिनसे वो ऐसे शॉपिंग कर सकती है जैसे ऑनलाइन कर रही हो। वो कपड़े भी मंगा सकती है। वो स्वेटसूट, हेयर स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर, कर्लिंग आयरन, मेकअप भी मंगा सकती है। इनमें से ज्यादातर चीजें महिलाओं को सामान्य महसूस कराने के लिए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जेल के कार्यक्रमों की तुलना में उपभोक्तावाद किस तरह जेल से जुड़े निजी ठेकों में घुस रहा है, और ये बॉक्स उसी का हिस्सा है। बाहर की कंपनियां जेल में जितना बेचने की इजाजत है, उतना ही बेचने की कोशिश कर रही हैं। और ये चीजें भले ही थोड़ी सी हो, लेकिन एक कैदी के लिए ये बहुत मायने रखती हैं। उसके पास कई चीजों की पहुंच है। आप जानते हैं, आमतौर पर आप सोचेंगे कि अगर उसे अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो शायद लोग उससे जलने लगेंगे, है ना? आपके पास सब कुछ है। आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको डोनेशन मिल रही है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से वहां लोकप्रियता इस पर निर्भर करती है कि आपके पास क्या है, ना कि आप कौन हैं, आपने क्या किया या आप कहां से हैं। जब आपके पास अच्छी चीजें हों, दोस्त साथ रहते हैं, इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती है और लोग मिलने को और उत्सुक होते हैं। आईपैड्स का क्या? हाँ, टैबलेट्स मजेदार और दिलचस्प हैं। फिर वही बात है, आप नहीं चाहती कि महिलाएं एक दूसरे पे ध्यान दें। तो जेपे से आप प्राइवेट टैबलेट्स ऑर्डर कर सकती हैं, जहां आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकती हैं, म्यूजिक के लिए पे कर सकती हैं और उसे अपने टैबलेट पर पर्सनली डाउनलोड कर सकती हैं। यही पहली चीज थी जो हमने रेडियो से अपग्रेड की थी। फिर जब उन्हें समझ आ गया कि ये काम करता है, तो ओहायो जेलों में फोन कंपनी जीटीएल ने सभी कैदियों को अपना टैबलेट देना शुरू किया। इसे खरीदना नहीं पड़ता और आप बिस्तर से ही कॉल कर सकते हैं। आप 5 या 10 सेकंड के टेक्स्ट मैसेज भेज सकती हैं, जिन्हें आप अपने बिस्तर से भी भेज सकती हैं। तो उन्होंने इसे काफी हद तक बढ़ा दिया है। अगर आपको वो मिल जाए तो आप स्ट्रीमिंग सेवाएं भी खरीद सकती हैं, जिन पर मूवी या टीवी देख सकती हैं और YouTube जैसी सेवाओं पर लाखों गाने सुन सकती हैं। ये बहुत अजीब है। क्या उससे नौकरी करनी है या वो दिन भर फिल्में देख सकती हैं? तो हर कैदी के लिए नौकरी करना जरूरी है। अब आप चुन सकती हैं कि आप वहां किस तरह से काम करना चाहती हैं, किस तरह के प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हैं। तो जब आप अंदर जाती हैं, तो शुरू में हर किसी को पहली बार की नौकरी दी जाती है, जो आमतौर पर CFS यानी जेल की भोजनशाला होती है। वो बहुत भयानक होता है। आप खराब खाने के साथ डिश पिट में रोज 8 से 12 घंटे आम नौकरी की तरह काम करती हैं। आप मेरी तरह भाग्यशाली होकर रिक्लेम जैसी नौकरी पा सकते हैं, जिसमें दिन में सिर्फ एक बार कचरे का डिब्बा कंपैक्टर तक ले जाना होता है। यही आपकी स्टेट जॉब है। फिर भी सभी को काम करना पड़ता है। मुझे आपसे ये पूछना है, हम पहले बात कर रहे थे, आप वहां वापस जा रहे हैं। आप वहां एक एल्यूमनाई प्रोग्राम के तहत वापस जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई मौका हो सकता है जहां आप मैकेंजी शिरिला से बात कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, उन्हें सलाह दे सकें? सिर्फ तभी जब वो अपने भले के लिए प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का फैसला करे। जैसा मैंने कहा, हर कैदी को अपना प्रोग्राम स्केड्यूल तय करने का मौका मिलता है। आप तय कर सकती हैं कि कॉलेज जाएं या टैपेस्ट्री प्रोग्राम में, जैसे मैंने किया था, जो ओहायो में सबसे ज्यादा 27% रिकवरी रेट वाला प्रोग्राम है। और उसके पास सैकड़ों प्रोग्राम्स हैं जिनमें वो शामिल हो सकती है। अगर वो अगले साल टैपेस्ट्री में एल्यूमनाई डे के लिए जाती है, तो मैं बिल्कुल अंदर जाकर उसकी मेंटोर बन सकती हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से व्यक्तिगत चुनाव है। वो चाहें तो किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा ना लें, यार्ड में घूमे, सोती रहे, दिए गए काम को छोड़ दे या कुछ ना करे। ये भी एक चुनाव है। क्या इससे उसकी पैरोल प्रभावित होगी? दुर्भाग्य से उसने अपनी पैरोल पर खुद को पहले ही नुकसान पहुंचा लिया है। पैरोल बोर्ड थोड़ी आत्मविश्वास देता है, जो मुझे लगता है कि अंततः नुकसानदायक है। जब कुछ कैदियों की सजा लंबी होती है, तो वे खुद को इस भ्रम से भर लेते हैं कि अपील उन्हें जल्दी बाहर निकाल देगी। दुर्भाग्य से उसकी अनुशासनात्मक रिपोर्टों से नहीं लगता कि वो अभी व्यवहार को लेकर गंभीर है। ये पैरोल बोर्ड और ये पैरोल सुनवाई, वे आपको फ्लॉप कर देते हैं, जैसा कि हम वहां कहते हैं। हर बार आपको 5 साल के लिए फ्लॉप कर दिया जाता है। तो वे शायद ही कभी किसी भी उल्लंघन के लिए जिसमें उम्र कैद की सजा जुड़ी हो, पहली ही पैरोल सुनवाई में या पहली ही पैरोल मीटिंग में पैरोल देते हैं। अगर आपके रिकॉर्ड में कंडक्ट रिपोर्ट है, तो आपको 2 बार फ्लॉप किया जाएगा। उसके पास पहले से कई हैं, तो 10 से 15 साल बाद उसे बताना होगा कि पहली बार वहां आने पर वो क्या कर रही थी। वो जल्दी निराश होगी और विनम्र भी, जब देखेगी कि वर्षों तक लोग आकर चले जाते हैं
और फिर संपर्क नहीं करते। क्या डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ था जिससे आपको भी ये विश्वास हुआ कि उसे जल्दी रिहाई में मुश्किल हो सकती है? हाँ, हाँ, बस यही बात कि उसने कभी नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। वो दावा करती है कि उसे याद ही नहीं है। पैरोल बोर्ड इसे नहीं मानेगा। स्वीकारने नहीं है कि आप सुधार, खुद को बेहतर बनाने और जिम्मेदारी के लिए वहां हैं, जबकि वह अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। पहले 5 साल पैरोल बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको कभी उससे बात करने का मौका मिले, जैसे अगर वो सच में इस मौके का फायदा उठाकर, जैसा आपने कहा, खुद को बेहतर बनाए और आपसे मिले, तो आप उससे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैं उससे पूछूंगी कि जब वो रिहाई की उम्र तक पहुंचेगी, तो वो खुद से क्या कहेगी। जैसे वो खुद से क्या पूछती जब वो छोटी थी, जब वो अंदर गई थी? क्या आप चाहती हैं कि लोग आपको ऐसे ही याद रखें? क्या आप वो लड़की बनना चाहती हैं जो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकी, जिसे पछतावा नहीं हुआ और जो सच नहीं बता सकी कि क्या हुआ था, ताकि सबको क्लोज़र मिल सके? क्या आप बस अपनी लत और लती स्वभाव में ही फँसी रहेंगी? उसे मदद की ज़रूरत है, उसे पुनर्वास की ज़रूरत है, उसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है, और ये सब तब तक शुरू नहीं होता जब तक वो ये नहीं समझती कि इसके लिए पूरी तरह से वही ज़िम्मेदार है। और ये सुविधा मदद देती है, अगर आप चाहें तो। सैकड़ों बेहतरीन प्रोग्राम हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकती हैं और अपनी मर्जी से नाम लिखवा सकती हैं। मेरे पास 7 राज्य प्रमाण पत्र, 2 कॉलेज डिग्रियां हैं और मैं ओहायो की पहली महिला थी जिसे जीईडी की बजाय हाई स्कूल डिप्लोमा मिला। उसके पास ये मौका है कि वो बिना किसी छात्र ऋण के बाहर आए, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह आगे रहे, और अगर वो जल्दी पैरोल पर बाहर आती है तो 30 साल की उम्र में अपनी जिंदगी बदल दे। लेकिन क्या ये मुश्किल नहीं होगा, उसकी बदनामी को देखते हुए और जिस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया है, उसे देखते हुए? क्या उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा? मुझे नहीं पता, उस जिंदगी का दूसरी तरफ क्या रूप होगा? मुझे लगता है उसके पास मौका है और वहाँ के प्रोग्राम्स में उसे दोबारा मौका मिलने की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक कि उसके लिए भी उसकी बदनामी, उसका केस और जो उसने किया, उसके बावजूद फर्क ये होगा कि लोग उसे कैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि असली बात ये है कि क्या वो सच में अपनी जिम्मेदारी लेती है। तो जब आप इसे देख रहे हैं और उसके केस के बारे में सोच रहे हैं, और वो जो कुछ झेल रही है, और यहाँ जितना ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो वहां जिंदगी कितनी मुश्किल है। मेरा मतलब है, हम फायदों और लाभों की बात करते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी कितनी निराशाजनक और डिप्रेसिंग है। प्रेरित रहना कितना मुश्किल है। हम फिर वही सवाल करते हैं, वहां कैसा महसूस होता है? हम क्या नहीं देख रहे? हाँ, मानसिक यातना बहुत है। लोग जिन बातों पर झगड़ते दिखते हैं, असल में वे उन कारणों से नहीं झगड़ते। आप वहाँ ज्यादातर समय सुनते हुए बिताते हैं। एक नजरिए से खुले डॉम में 300 महिलाएं और 150 बंक बेड वेयरहाउस में होते हैं। पूरे कंपाउंड में कुल 8-10 ऐसे डॉम हैं। तो आप बस महिलाओं को बिना किसी वजह के पूरी ताकत से चिल्लाते हुए सुनते रहते हैं। फोन लाइन और माइक्रोवेव के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि सब काउंट टाइम पर नंबर बुलाते हैं। सुविधाएं होते हुए भी ये समस्याएं रहती हैं। आप वॉलमार्ट जैसी जगह पर शॉपिंग कर सकते हैं और अपने बिस्तर के नीचे पूरा किराने का बैग रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 300 महिलाओं के लिए एकमात्र माइक्रोवेव तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इन सब चीजों के बावजूद आपके पास अपनी आजादी नहीं होती। आप जब चाहें दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वे आपको बताते हैं कि आप कब नहा सकते हैं और कब नहीं। वे आपको बताते हैं कि आप कब उठ सकते हैं और कब सो सकते हैं। उस समय ये बहुत हतोत्साहित और थका देने वाला लगता है। और अगर आपके पास लगभग 3000 अपराधी महिलाओं और उनके साथ आने वाले व्यवहारों के बीच रहने की मानसिकता नहीं है, तो आप वहां टिक नहीं पाएंगे। क्या वहां हिंसा होती है? हाँ, होते हैं। हाँ, होती हैं। मैंने कुछ देखी हैं, पर ये अक्सर निजी बातों पर होती हैं, सिद्धांतों पर नहीं, जैसे पुरुषों में होता है। ये आमतौर पर निजी ही होता है। मैंने वहाँ कभी भी गंभीर हिंसा सिर्फ उसी समय देखी थी जब किसी ने किसी की फोन कॉल काट दी थी और वो घर पर किसी पारिवारिक आपातकाल के लिए कॉल कर रहा था। इन्हीं हालातों के कारण महिलाएं सच में हिंसक हो जाती हैं। जेस, मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मुझे अपने वर्तमान काम के बारे में बताओ, और ये भी बताओ कि तुम लोगों की मदद कैसे कर रही हो। हाँ, मैं अपनी कहानी और अपने नशा मुक्त रहने के सफर को सोशल मीडिया पर लगातार साझा करती हूँ, जिससे कई लोगों को मदद मिलती है।
हम कई अलग अलग राज्यों में गैर लाभकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि पूर्व कैदियों या सड़कों पर रहने वाले और संघर्ष कर रहे लोगों को पुनर्वास कार्यक्रमों और नशा मुक्त आवासीय केंद्रों में भेजा जा सके। और मैं उस सारी प्रेरणा को वापस जेल में लेकर जाऊंगी टेपेस्ट्री एल्यूमनाइज डे के लिए। और फिर हम कैदियों को प्रेरित करेंगे ताकि उन्हें दिखा सके कि इस सब के दूसरी तरफ भी कुछ और है। और आपने चाहे जो भी किया हो, आप कहीं से भी आए हो, वापसी हमेशा मुमकिन है। और वैसे आपका सोशल मीडिया भी काफी बड़ा है। जैसे कि हम देख रहे थे, आप इस जगह के बारे में और मैकेंजी शिरीला केस के बारे में जो वीडियो बना रहे थे, वो भी हम देख रहे थे। बस यही है, ये दुनिया से बात करने का दिलचस्प तरीका है। हाँ, ये मजेदार है। ये वाकई एक शानदार मौका है। मुझे लगता है कि एक चीज जो मैं बहुत शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे फॉलोअर्स इसके बारे में बहुत बहुत उत्साहित है सुनने के लिए। अंदर कई मौके मिलते हैं, जैसे सामान्य खाना मिलना, मैं केयर पैकेज भेजती हूँ, आप ऑनलाइन खरीद कर हफ्ते में एक बार खाना भेज सकते हैं। ये सब बढ़िया खाने के लिए है, जैसे कि वो खाना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी रेस्टोरेंट से सीधा आया हो। इन कार्यक्रमों में कई कैदी इंडस्ट्रियल किचन में यूनिट के हिसाब से ऑर्डर लेकर रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाना सीखते हैं। हाँ, कुछ कैदियों को चीज बर्गर, चिकन और वॉफल्स मिल रहे हैं जो थोड़ा अजीब है। वहीं कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में असली इंडस्ट्रियल शेफ बनने की ट्रेनिंग ले रहा है और ये हुनर कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। बाल सलून और नेल सलून के साथ भी यही बात है। मैकेंजी शिरीला अपने बाल बनवा सकती हैं, हेयर अपॉइंटमेंट ले सकती हैं और इसका पेमेंट अपने कमिश्नरी से कर सकती हैं। लेकिन उस दूसरी तरफ एक कैदी है जो बाल बनाना सीख रहा है ताकि वो हेयर इंडस्ट्री में जा सके। तो इसमें एक संतुलन बनाना पड़ता है। बिल्कुल हाँ। देखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सच में आपकी सराहना करता हूं कि आपने हमें इस सुविधा और मैकेंजी शिरीला की स्थिति के बारे में बताया, और आप अच्छा काम जारी रखें। यह बहुत जरूरी है। जेस डेनिसन, साइड बार पर आने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें। न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे देखें। अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।